हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर अनुप्रीता मिश्रा। आप अनुप्रीता मिश्रा इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के चैनल पर एसी सर्किट्स पढ़ रहे हैं, जिसमें आपको मैंने प्योरली रेजिस्टिव सर्किट के बारे में बताया, प्योरली इंडक्टिव सर्किट के कैरेक्टरिस्टिक्स बताए या इंडक्टर के कैरेक्टरिस्टिक्स बताए, ऐसे ही कैपेसिटर के बताए। फिर मैंने एक ऐसा सर्किट लिया जिसमें सीरीज रेजिस्टेंस और इंडक्टर को रखा, और सिमिलरली मैंने सीरीज में रेजिस्टर और कैपेसिटर को भी रखा। तो बहुत सारी नई टर्म्स उस दौरान आपको पता चली। उन सारे पांचों वीडियोस का, पांच नहीं एक्चुअली वो 6 वीडियोस थे, 6 वीडियोस का पूरा सम अप करके कंपैरेटिव चार्ट में यहाँ पर प्रेजेंट कर रही हूँ, ताकि आपको सारी चीज़ें रिकॉल हो जाए और कंपैरिजन में आपको याद रहे कि कौन से पर्टिकुलर कंपोनेंट का सर्किट में क्या बिहेवियर रहता है एसी के अगेंस्ट, मतलब एसी सप्लाई के अगेंस्ट या एसी करंट के लिए या एसी वोल्टेज के लिए। तो वो सारी चीज़ें एक बार मैंने ये 5 पॉइंट्स के रिस्पेक्ट में बात की है। कंपोनेंट कैसा रिप्रेजेंट किया जाता है, साथ में एक्सप्रेशंस इलेक्ट्रिकल क्वांटिटीज़ के, करंट या वोल्टेज के, फिर फेजर डायग्राम, फिर मैंने वोल्टेज और करंट के चेंजेस कैसे होते हैं, स्पॉन्टेनियस होते हैं या डिले के साथ होते हैं, और यहाँ पर मैंने इंस्टेंटेनियस वैल्यूज़ के एक्सप्रेशंस ले लिए हैं। तो इस रिस्पेक्ट में आगे मैं पावर फैक्टर, उस सारे रिस्पेक्ट में नेक्स्ट इसी वीडियो में नेक्स्ट 6th 7th 8th पॉइंट में बात करूँगी। चलिए, सबसे पहले मैं आपको कंपोनेंट्स को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है सर्किट में। तो रेजिस्टेंस को R से रिप्रेजेंट किया जाता है, इंडक्टर को L से रिप्रेजेंट किया जाता है और उसका सिंबल ये होता है, रेजिस्टेंस का सिंबल ये है, कैपेसिटर का ये है। सीरीज में रेजिस्टेंस और इंडक्टर लगाया तो ऐसा सीरीज कनेक्शन होगा, और सीरीज में रेजिस्टेंस और कैपेसिटर लगाया तो ऐसा होगा। इसे प्योरली रेजिस्टिव सर्किट, इसे प्योरली इंडक्टिव सर्किट, इसे प्योरली कैपेसिटिव सर्किट, इसे सीरीज RL सर्किट और इसे सीरीज RC सर्किट बोलते हैं। इन सब के अगेंस्ट हमने एसी वोल्टेज दिया था, तो यहाँ पर मैंने ड्रॉ नहीं किया है, पर आप एज्यूम करके चलिए कि हमने एसी वोल्टेज सप्लाई दिया है। जैसी एसी वोल्टेज सप्लाई हम रेजिस्टर को देते हैं, तो एसी सप्लाई वोल्टेज की जो क्वांटिटी है डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस, इसकी जो रेजिस्टिव ओम्स वैल्यू है, उससे हमें तुरंत करंट मिल जाएगा। मतलब सर्किट में जैसे ही हमने वोल्टेज अप्लाई किया, सर्किट को हमने ऑन किया, तो तुरंत आई करंट बहना शुरू हो जाएगा, स्पॉन्टेनियस। इसमें इंडक्टर के अक्रॉस जब हम वोल्टेज एसी सप्लाई वाला देंगे तो आई करंट बहेगा, पर आई वोल्टेज का जो एक्सप्रेशन होता है वो L/di/dt होता है, या आई का एक्सप्रेशन मैं समझूं तो इक्वल टू 1/L इंटीग्रेशन V/dt होता है। इसका मतलब क्या है कि 0 to t टाइम में जब v इंटू टाइम जब हम करते हैं और उन सबको इंटीग्रेट करते हैं, मतलब सबको ऐड ऑन करते हैं, तब जाके करंट बनता है। मेरे शब्दों पे ध्यान दीजिए। अगर एक ये साइकिल है और वोल्टेज हमने ये अप्लाई करके रखा हुआ है, तो वोल्टेज इंटू ये टाइम, ये वोल्टेज इंटू टाइम, ये वोल्टेज इंटू टाइम, ये वोल्टेज इंटू टाइम, ऐसे करते करते हमें 0 to t टाइम में करंट पता चलेगा। तो पहले ये वोल्टेज इंटू करंट जब होगा और फिर सबका एडिशन होगा या इंटीग्रेशन होगा, तब जाके तो करंट पता चलेगा। मतलब क्या, टाइम के रिस्पेक्ट में करंट मुझे थोड़ी देर बाद पता चलता है। टाइम के रिस्पेक्ट में करंट मुझे थोड़ी देर के बाद पता चल रहा है। आई कैन फाइंड आउट विथ लेट डिले, विथ समवॉट डिले। तो ये जो है, यहाँ से तो मैं इसको समझ रही हूँ कॉमन सेंस से, पर ये चीज़ हमें किससे समझ में आई, जब हमने इस इंडक्टर को, प्योरली इंडक्टर को जब हमने एसी सप्लाई दिया, तब भी हमें यही पर्टिकुलर बिहेवियर इंडक्टर का समझ में आया। ऐसी कैपेसिटर में भी ऐसे ही बोल सकते हो कि वोल्टेज जो होता है वो I इंटू डी टी की बहुत सारी वैल्यूज को ऐड ऑन करके, मतलब इंटीग्रेट करते हैं, तब जाके V पता चलता है। मतलब I पहले आएगा और V थोड़ी देर बाद आएगा। जैसे यहाँ पे V पहले आया, करंट थोड़ी देर बाद पता चलेगा। तो यहाँ पर करंट डिले होता है वोल्टेज के रिस्पेक्ट में। मतलब सर्किट में जैसे ही हमने वोल्टेज सप्लाई दिया, थोड़ी देर बाद करंट बहना शुरू होता है। ऐसे यहाँ पर
जैसे ही सप्लाई दिया तो करंट तो तुरंत बहना शुरू होगा, पर कैपेसिटर के अक्रॉस का वोल्टेज थोड़ी देर बाद आएगा, ऐसा हम समझ सकते हैं। ऐसा ही रेजिस्टेंस और इंडक्टर वाले सर्किट में अगर मैं समझूं तो वोल्टेज रेजिस्टर के अक्रॉस तो I इंटू आर होगा, पर इंडक्टर के अक्रॉस के वोल्टेज का जो होगा एक्सप्रेशन मैं ऐसे ही दे सकती हूँ, VL इक्वल टू L di/dt, इस तरीके से। पर नेचुरली ये दोनों के बिहेवियर के वजह से करंट हमें मिलेगा। रेजिस्टेंस अकेला होता तो करंट तुरंत फ्लो होने लगता, पर इंडक्टर होने की वजह से करंट थोड़ा सा डिले के साथ बहेगा, ये समझ में आ रहा है। और यहाँ पर रेजिस्टर अकेला होता तो तुरंत करंट तो तुरंत बह रहा है, वोल्टेज थोड़ी देर बाद अपीयर होगा, ऐसा कैपेसिटर के अक्रॉस, ऐसा हमें समझ में आ रहा है, क्योंकि यही हमने यहाँ पर भी स्टडी किया। तो ये सारी बात मैंने की इंस्टेंटेनियस के रिस्पेक्ट में, इंस्टेंटेनियस वैल्यूज के रिस्पेक्ट में। यहाँ पर इन दोनों के वोल्टेज की इंस्टेंटेनियस वैल्यू टोटल वोल्टेज V दे देगी, और इन दोनों के अक्रॉस के इंस्टेंटेनियस वैल्यू वोल्टेज की जो है वो टोटल V दे देगा। यहाँ पे हो सकता है आपको थोड़ा सा नहीं समझ में आ रहा होगा बेटा, पर जो मैं यहाँ कह रही हूँ वो यहाँ पर डिपिक्ट हो रहा है प्रॉपरली। हम इसको इंटीग्रेशन की टर्म्स में नहीं समझ पा रहे हैं कि करंट इंटू टाइम, करंट इंटू टाइम, करंट इंटू टाइम हो रहा है, तब जाके V बन रहा है थोड़ी देर बाद, यही मतलब है। वोल्टेज इंटू टाइम, वोल्टेज इंटू टाइम हो रहा है, फिर थोड़ी देर बाद I बन रहा है। पर ये तो मैं सिर्फ मैथमेटिकल एक्सप्रेशन से असेसमेंट कर रही हूँ, पर फिजिकली तो मुझे यहाँ दिखता है सर्किट में, फेजर डायग्राम के फॉर्म में मैं उसको समझ सकती हूँ, रियलाइज कर सकती हूँ। और एक और तरीके से मैं आपको बताऊंगी बाद में कि करंट कैसे डिले होता है इंडक्टर में और वोल्टेज कैसे डिले होता है कैपेसिटर में, ये अपन बात करेंगे आगे जाके। पर फिलहाल आप इतना समझिए कि इंडक्टर में करंट का डिले होता है और कैपेसिटर में वोल्टेज का डिले होता है। तो नेचुरली इस वाले सर्किट में इंडक्टर अपना इंपैक्ट दिखाएगा, तो इस सर्किट से बहने वाला करंट भी थोड़ी देर बाद आएगा डिले के साथ। और यहाँ पर हमें दिख रहा है तो वोल्टेज जो होगा इसके अक्रॉस का वोल्टेज, इसके अक्रॉस का नहीं, इसके अक्रॉस का वोल्टेज थोड़े डिले के साथ हमारे सामने आएगा, ऐसा आप समझ सकते हैं। अब फेजर डायग्राम की अगर मैं बात करूं तो इसमें इसके अक्रॉस वोल्टेज हमने जो भी अप्लाई किया, करंट तुरंत बहना शुरू हो गया, तो वोल्टेज फेजर, वोल्टेज की आरएमएस वैल्यू और करंट की आरएमएस वैल्यू को लेकर मैं फेजर डायग्राम ड्रॉ कर सकती हूँ, और दोनों टाइम के रिस्पेक्ट में उनके बीच में कोई टाइम डिले नहीं है, कोई फेज डिफरेंस नहीं है, तो वोल्टेज फेजर और करंट फेजर अलाइंड रहेंगे। और वोल्टेज फेजर और करंट फेजर अलाइंड होने की वजह से दोनों के बीच का फेज डिफरेंस कितना रहेगा, 0। दोनों के बीच का फेज डिफरेंस कितना रहेगा, 0। ऐसे ही प्योर इंडक्टर्स वाला जो सर्किट है उसमें इंडक्टर के अक्रॉस का वोल्टेज इंडक्टर में से बहने वाले करंट को 90 डिग्री से लीड करता है, हम सब पढ़ चुके, वो पूरे डिटेल्स हमें मालूम है। तो इसमें पावर जो इसमें जो फेज डिफरेंस है वो करंट लैग कर रहा है वोल्टेज को कितने से, 90 डिग्री से, और करंट के लैगिंगनेस की वजह से लैगिंग फाई बोला जाता है, लैगिंग फाई बोला जाता है, जो कि यहाँ पर टिपिकली 90 डिग्री है। फेज डिफरेंस कितना है यहाँ पर, फाई की वैल्यू 90 डिग्री है, पर फिर भी मैं कहूंगी करंट लैग करता है, इसलिए लैगिंग पावर फैक्टर आगे ऐसा मैं बताऊंगी, पर लैगिंग फेज डिफरेंस है ऐसा बोला जाता है। लैगिंग फेज डिफरेंस का मतलब है करंट पिछड़ रहा है वोल्टेज से। यहां पर हम प्योरली कैपेसिटिव सर्किट में समझ चुके हैं कि वोल्टेज को करंट लीड करता है 90 डिग्री से, प्योरली कैपेसिटिव सर्किट में, मतलब कैपेसिटर के अक्रॉस का वोल्टेज और कैपेसिटर से बहने वाले करंट के बीच का फेज डिफरेंस 90 डिग्री होता है, फेज डिफरेंस 90 डिग्री फाई होता है, और करंट लीड करता है 90 डिग्री से वोल्टेज को कैपेसिटर के रिस्पेक्ट में। तो यहाँ पे हम कहते हैं लीडिंग पावर, लीडिंग फेज डिफरेंस है, यहाँ पर फेज डिफरेंस कैसा है, लीडिंग। तो अब जब भी मैं कहूंगी लैगिंग है, मतलब आप समझिए करंट लैग कर रहा है वोल्टेज को, जब मैं कहूंगी लीडिंग है तब कहेंगे करंट लीड कर रहा है वोल्टेज को। मतलब लीडिंग और लैगिंग शब्द जनरली करंट के साथ यूज किया जाता है, लैगिंग करंट, लीडिंग करंट, लीडिंग करंट, लैगिंग करंट, ऐसे ही वर्ड यूज किए जाते हैं।
इस वाले सर्किट में दोनों का असर दिखा, रेजिस्टेंस का भी दिखा और इंडक्टर का भी दिखा। वोल्टेज रेजिस्टेंस के अक्रॉस का वीआर जो था वो आई के साथ सेम फेज में होगा, इन दोनों में सेम करंट बह रहा है, सबकी आरएमएस वैल्यू मैंने उस पर्टिकुलर वीडियो में भी आपको बताई थी। ये सब कैपिटल वैल्यूज जो है ये आरएमएस वैल्यू है, स्मॉल वैल्यूज सारी क्या होती, इंस्टेंटेनियस वैल्यूज होती। पिछले पूरे मेरे 6-7 वीडियोस में आपको ये डिफरेंस समझ में आया होगा और मैं बोलती भी गई हूँ। तो फेजर डायग्राम पर हम सारे क्या लेते हैं, आरएमएस वैल्यूज। तो ये वोल्टेज रेजिस्टेंस के अक्रॉस के वोल्टेज का आरएमएस फेजर रेजिस्टेंस में से बहने वाले करंट के फेजर के साथ सेम फेज में रहेगा, पर इंडक्टर में से बहने वाला करंट और इंडक्टर के अक्रॉस का जो वोल्टेज होगा उसके बीच में फेज डिफरेंस कितना होगा, 90 डिग्री का। मतलब और इंडक्टर की प्रॉपर्टी होती है कि उसका वोल्टेज उसके करंट को 90 डिग्री से लीड करता है, तो ये वोल्टेज करंट को 90 डिग्री से लीड कर रहा है। ठीक, फिर हमने यहाँ पर लॉ ऑफ पैरेललोग्राम, लॉ ऑफ रेक्टेंगल लगाया और हमें रिजल्टेंट वी केवीएल इक्वेशन के अकॉर्डिंग इन दोनों ड्रॉप्स का जो टोटल सम वोल्टेज का होना चाहिए वो मिल गया, वो V है। इस पैरेललोग्राम का डायगोनल जो होगा वो रिजल्टेंट V होगा, सप्लाई वोल्टेज। अब हम देखेंगे कि सप्लाई वोल्टेज और सप्लाई करंट के बीच का फेज डिफरेंस कितना आ रहा है, फाई। ना तो एग्जैक्टली 0 डिग्री आ रहा है, ना एग्जैक्टली 90 डिग्री आ रहा है, इन दोनों के बीच का कुछ आ रहा है, पर सप्लाई करंट सप्लाई वोल्टेज को लैग कर रहा है, इसलिए हम यहाँ कहेंगे लैगिंग फाई है। करंट लैग कर रहा है वोल्टेज को फाई एंगल से, और ये फाई एंगल इन बिटवीन 0 to 90 डिग्री है। तो हम क्या करंट लैग कर रहा है इसलिए लैगिंग फाई बोलेंगे हम। इसी तरीके से यहाँ पर इस सर्किट में रेजिस्टेंस और कैपेसिटर सीरीज में है, तो करंट दोनों में I बह रहा है और I के साथ इसके अक्रॉस का वोल्टेज सेम फेज में रहेगा, पर I 90 डिग्री लीड करेगा कैपेसिटर के अक्रॉस के वोल्टेज को। तो नेचुरली करंट अगर यहाँ आए तो कैपेसिटर के अक्रॉस का वोल्टेज 90 डिग्री से पीछे होगा, मतलब ज़्यादा क्लॉकवाइज में होगा। सारी चीज़ें बेटा मैं बता चुकी हूँ, यहाँ जस्ट मैं कंपैरेटिव स्टडी कर रही हूँ और एक साथ सारी चीज़ें आपको बता रही हूँ। अब यहाँ पर करंट लीड कर रहा है, या तो आप ये कहिए कि नेट वोल्टेज जो है या सप्लाई वोल्टेज V जो है और सप्लाई करंट I जो है, सप्लाई वोल्टेज और सप्लाई करंट के बीच का फेज डिफरेंस फाई है। वो भी अब देखिए ना तो पूरी तरह से 0 डिग्री ना पूरी तरह से 90 डिग्री, इन बिटवीन है। और ये फाई जो है वो लीडिंग फाई है। क्यों लीडिंग? क्योंकि करंट लीड कर रहा है। करंट लीड कर रहा है तो लीडिंग फाई, करंट लैग कर रहा है तो लैगिंग फाई। करंट किसको लैग कर रहा है, किसको लीड कर रहा है? करंट वोल्टेज को, सप्लाई वोल्टेज को सप्लाई करंट लैग कर रहा है, सप्लाई वोल्टेज को सप्लाई करंट लीड कर रहा है। तो हम इस इंडक्टिव सर्किट को चाहे प्योरली इंडक्टिव हो या रेजिस्टेंस प्लस इंडक्टेंस हो, प्योरली इंडक्टिव में हम लैगिंग वर्ड यूज करते हैं, क्योंकि प्योरली इंडक्टिव सर्किट में या रेजिस्टेंस प्लस इंडक्टिव सर्किट में, मतलब मैं जनरल कहूंगी कि इंडक्टिव सर्किट में करंट लैग करता है वोल्टेज को, तो हम इंडक्टिव सर्किट्स को लैगिंग सर्किट्स बोलते हैं। आप मेरी बात समझिए, ये दोनों लैगिंग सर्किट्स है क्योंकि करंट लैग कर रहा है वोल्टेज को, और ये दोनों सर्किट्स लीडिंग सर्किट्स है क्योंकि सप्लाई करंट सप्लाई वोल्टेज को लीड कर रहा है। इन दोनों में सप्लाई करंट सप्लाई वोल्टेज को लैग कर रहा है और इन दोनों में सप्लाई करंट सप्लाई वोल्टेज को लीड कर रहा है। तो कैपेसिटिव सर्किट लीडिंग सर्किट्स कहलाते हैं और इंडक्टिव सर्किट्स लैगिंग सर्किट्स कहलाते हैं। ये टर्मिनोलॉजी अपने दिमाग में बिठा लीजिए क्योंकि पावर सिस्टम में इलेक्ट्रिकल के स्टूडेंट्स को ऐसा ही काम आना है। अब जो मैं यहाँ बोल चुकी हूँ कि जैसे ही V बदलता है तुरंत I बदल जाता है, स्पॉन्टेनियसली V में बदलाव आया तो स्पॉन्टेनियसली करंट में भी बदलाव आएगा, कोई टाइम डिले नहीं होगा। करंट और वोल्टेज साथ साथ, करंट और वोल्टेज फेजर साथ साथ रोटेट होंगे। यहां पर वोल्टेज में बदलाव आएगा तो करंट में बदलाव थोड़ी देर बाद आएगा, 90 डिग्री बाद आएगा।
तो करंट के चेंजेस में डिले होता है। वोल्टेज के चेंजेस स्पॉन्टेनियस होते हैं, फटाफट एब्रप्ट चेंजेस होते हैं वोल्टेज में, पर करंट के चेंजेस डिले के साथ होता है। तो यहां मैं वही लिख रही हूं, एज वी चेंजेस आई टेक्स टाइम टू चेंज। जैसे ही वोल्टेज बदलता है करंट में समय लगता है बदलने में, करंट को समय लगता है बदलने में। यहां पर जैसे ही आई बदलेगा वोल्टेज को समय लगेगा बदलने में। करंट स्पॉन्टेनियसली बदलेगा, वोल्टेज डिले के साथ चेंज होगा। यहां पर वोल्टेज स्पॉन्टेनियसली बदलेगा, करंट डिले के साथ चेंज होगा। अब इसका इंपैक्ट कैसा है? इंडक्टिव जैसा है। हाँ, यहां पे रेजिस्टेंस का असर होने की वजह से करंट को बदलने में देर तो लगेगी, मतलब वोल्टेज बदलेगा तुरंत, पर करंट थोड़े डिले के साथ बदलेगा, पर इसके रिस्पेक्ट में फास्ट बदलेगा, यही लिखा हुआ है। यहां पे अगर बदलने में ज्यादा देर लग रही तो यहां थोड़ी कम देर लग रही, क्योंकि करंट के चेंजेस को फास्टर कौन कर दे रहा है? रेजिस्टेंस। तो यही लिखा है, एज वोल्टेज चेंजेस आई टेक्स टाइम टू चेंज बट फास्टर देन सर्कमस्टांसेस ऑफ प्योर एल। प्योर एल के रिस्पेक्ट में फास्टर चेंजेस होंगे यहां पर, क्योंकि रेजिस्टेंस अपना असर दिखा रहा है। ऐसे ही यहां पर इस सर्किट में वोल्टेज के चेंज में आई बदलेगा तुरंत, वोल्टेज थोड़े डिले के बाद बदलेगा, पर हाँ चेंज इन वोल्टेज फास्टर होगा विथ रिस्पेक्ट टू प्योरली कैपेसिटिव से, क्योंकि यहां पे फिर रेजिस्टेंस है वो वोल्टेज के डिले को थोड़ा सा फास्ट कर देता है। तो ये सारी चीजें आपको दिमाग में रखनी है कि क्या क्या कौन कौन से पर्टिकुलर कंपोनेंट की वजह से सर्किट में हमें क्या फिनोमेना देखने को मिल रहे हैं, या सर्किट कैसा बिहेव कर रहा है। अब यहां पर इस वोल्टेज को मैं अगर Vm sin ओमेगा टी से एक्सप्रेस करूं, ये आरएमएस वैल्यू है, तो इंस्टेंटेनियस वैल्यू स्मॉल v हो जाएगा, जिसको मैं Vm sin ओमेगा टी बोल सकती हूँ। तो करंट को मुझे Im sin ओमेगा टी देना पड़ेगा विदाउट एनी फेज डिफरेंस। यहाँ पे इन दोनों के बीच में कोई फेज डिफरेंस नहीं, साइन ओमेगा टी साइन ओमेगा टी। यहाँ पे वोल्टेज अगर Vm sin ओमेगा टी तो नेचुरली करंट Im sin ओमेगा टी माइनस 90 डिग्री होगा, माइनस होगा। और ये वाला एंगल जो कहलाता है ना बेटा, ये कहलाता है माइनस 90 डिग्री या माइनस π/2, और ये वाला एंगल कहलाता है प्लस π/2 या प्लस 90 डिग्री। यहां पर ओमेगा टी माइनस π/2, लैगिंग तो माइनस वर्ड याद रखना, लैगिंग से माइनस को जोड़ दो। Im sin ओमेगा टी माइनस π/2 या I का इंस्टेंटेनियस एक्सप्रेशन हो जाएगा। ऐसे ही यहाँ पर कैपेसिटर में करंट लीड कर रहा है वोल्टेज को, तो वोल्टेज का एक्सप्रेशन अगर Vm sin ओमेगा टी है तो करंट का एक्सप्रेशन Im sin ओमेगा टी प्लस π/2 होगा, प्लस π/2। तो कैसा है? ये लीडिंग है तो क्या होगा? प्लस, तो प्लस π/2 ऐसा हो जाएगा। यहां पर लैगिंगनेस तो होगी, पर एग्जैक्टली 90 डिग्री से नहीं है, -5 से। तो V अगर Vm sin ओमेगा टी है तो I हो जाएगा Im sin ओमेगा टी -5। करंट पीछे है ना, तो ये वाला फाइ -5 कहलाता है। ये वाला फाइ जो होगा इसको मैं -5 कहूंगी, मतलब लैगिंग फाइ का मतलब क्या होगा? -5, और लीडिंग फाइ का मतलब क्या होता है? +5। तो और फिर साथ में इस RL सर्किट के लिए V के अक्रॉस R के अक्रॉस के वोल्टेज को VR को देखूं, इसकी इंस्टेंटेनियस वैल्यू निकालूं तो I इंटू आर है, I इंटू आर इसका वोल्टेज का एक्सप्रेशन VR का हो जाएगा। R ले लिया और I के एक्सप्रेशन को Im sin ओमेगा टी -5 रख दिया। ऐसे ही VL, इसके अक्रॉस का ओम्स कितना है? XL है, तो I इंटू XL, XL की वैल्यू कितनी होती है? ओमेगा L, तो ओमेगा L Im sin ओमेगा टी -5। ऐसे ही यहां पर V की वैल्यू होगी Vm sin ओमेगा टी, और I इक्वल टू Im sin ओमेगा टी +5 हो जाएगा, क्योंकि यहां पर करंट लीड कर रहा है वोल्टेज को +5 से, तो इसकी इंस्टेंटेनियस वैल्यू करंट की Im sin ओमेगा टी +5 हो जाएगी। फिर VR निकालना है तो I इंटू आर कर दो, VC निकालना है तो I इंटू XC कर दो। तो ये R इंटू Im sin ओमेगा टी +5 होगा, और XC की वैल्यू 1/ओमेगा C होती है, तो Im अपॉन ओमेगा C sin ओमेगा टी +5 इस तरीके से होगा। तो ये पूरा इन 5
पर्टिकुलर पॉइंट्स के रिस्पेक्ट में मैंने आप लोगों को समझाया है। नेक्स्ट वीडियो में अब मैं आपको बाकी के 6, 7, 8, 9th पॉइंट डिस्कस कर लूँगी, क्योंकि आज के हिसाब से ये काफ़ी ज़्यादा हो गया है। मुझे ऐसा लगा था कि इसी वीडियो में कंप्लीट कर दूंगी, पर अब मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको 6, 7, 8th पॉइंट डिस्क्राइब करूंगी। तो प्लीज़ अगर आपको मेरा आज का कंटेंट समराइज्ड मैनर में समझ में आया हो, दिमाग में चीज़ें बैठी हो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की, एसी सर्किट्स की, तो प्लीज़ मेरे आज के वीडियो को तुरंत लाइक कर दीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और मेरे वीडियो से ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठाइए और अच्छे से पढ़ाई करिए। थैंक यू।